हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीए एकेडमी। आरपीए एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है आपका? ये रहेगा आपका डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन के बारे में हम कैसे समझेंगे? देखो, डेप्रिसिएशन को आप किसी एसेट की वैल्यू के थ्रू समझो कि अब आपके पास में मान लो कोई मशीनरी है। जब वो मशीनरी आप यूज करने जाओगे तो आप क्या देखोगे? यहाँ पर आप देखोगे कि भाई वो मशीन धीरे धीरे यहाँ पर खराब होते हुए जा रही है। ठीक है, जब आप बिल्कुल ब्रांड न्यू लेकर आओगे तो वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही होगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होती हुए चली जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे कि उसमें बार बार हमें सर्विसिंग करानी पड़ रही है, रिपेयरिंग करानी पड़ रही है, अलग अलग चीजें हमें यहाँ पर ल्यूब्रिकेंट ऑयल वगैरह यूज करना पड़ रहा है। तो बेसिकली एक मशीन जो होती है वो हमें पता है कि धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू है जो कि अलोकेट करते हैं टू द कॉस्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म एसेट। अब हमारे पास जो मशीनरीज होती है ये लॉन्ग टर्म एसेट होती है। ऐसा तो है नहीं आज हमने खरीदा और कल बेच दिया। तो अब हर एक एसेट की अपनी कुछ यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ होती है। जैसे जब आप एसेट खरीदोगे तो आपको बोला जाएगा कि देखो ये चीज ना 4 साल तक तो नहीं खराब होगी, 5 साल तक तो नहीं होगी, 10 साल तक चल जाएगी। तो वही जो यहाँ पर टाइम तक हम उसे यूज कर सकते हैं वो कहलाती है इसकी इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बेसिकली डेप्रिसिएशन को पहले से अलोकेट कर देते हैं। क्यों अलोकेट करते हैं? मुझे पता है कि भाई धीरे धीरे मेरी मशीन खराब होती जाएगी। अगर मैं अपनी बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू सेम शो करूंगी तो क्या दिक्कत आएगी? फिर जब ये मशीन पूरी खराब हो जाएगी तो अचानक से जो मेरी बैलेंस शीट है वहां भी मुझे बहुत बड़ा लॉस देखने के लिए मिलेगा। तो उसी लॉस से खुद को बचाने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, जब आप डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, क्या सच में आपकी साइड से कोई वैल्यू जाती है? नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर कैश कैश तो नहीं पे कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे लिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो डिफाइंड बाय आईसीएईडब्ल्यू, यहाँ पर जो पार्ट ऑफ एसेट कॉस्ट है, ठीक है, वो हमारी रिकवरेबल नहीं होती। अब 10 साल के बाद में कोई मशीन आपने यूज की 10 साल तक, तो क्या वो वैल्यू आप रिकवर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जब हमारी ये यूज में नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेप्रिसिएशन की। तो यहाँ पर ये पार्ट होता है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट का। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? जो आप डे टू डे अपने बिजनेस के कोर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो। जैसे अगर आप यहाँ पर टेक्सटाइल फर्म चलाते हो तो आप मशीन यूज कर रहे होगे। ठीक है, फैब्रिक को यहाँ पर मान लो कोई भी साड़ी बना रहे हो आप, तो साड़ी में कन्वर्ट करने के लिए एक मशीन यूज करोगे। तो ये मशीन जो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा क्या है, ऑपरेशंस हो रहे हैं। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन मशीन का इसी वजह से होगा। तो ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। फिर हम क्या देखते हैं, रिडक्शन देखने के लिए मिलता है एसेट की वैल्यू में। अब धीरे धीरे ना अभी आपको एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल कराऊंगी, तब आप देखोगे कि अगर 10,000 की मशीन है तो वैल्यू कम होगी इसकी, और वैल्यू कम होते होते हर साल कुछ कुछ वैल्यू कम होते होते ये अपनी स्क्रैप वैल्यू तक पहुंच जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? यूज हम कर रहे हैं मशीन को, इसलिए हो सकता है, वेयर एंड टेयर की वजह से हो सकता है, या फिर अदर फैक्टर्स जैसे कि मान लो जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो गई। अब आज से 5 साल पहले जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे थे और जो मोबाइल फोन आज आप यूज कर रहे हो, दोनों की टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अपग्रेड हो चुके हैं हमारे एंड्रॉइड वर्जन, राइट। अगर मैं मैकबुक की बात करूं, अगर हमारे लैपटॉप्स की बात करें, तो वो भी आप देखोगे कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी काफी अपग्रेड हो चुकी है। तो इस वजह से भी मशीन्स की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही होती है। और ये जो डिक्लाइन होता है ग्रेजुअल और कॉन्टिन्यूस होता है, चलता रहता है, धीरे धीरे आपका होता रहता है। तो कॉजेस क्या है डेप्रिसिएशन के? वेयर एंड टेयर आपके, क्योंकि आप इसे यूज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ खराबी भी आएगी। फिर यहाँ पर इफ्लक्स ऑफ टाइम, मान लो कोई कार है और वो कार किसी शोरूम में खड़ी है, ठीक है, तो ठीक, चलो अब आपने उसे बाई किया, बाई कर कर आप उसे घर पर ले आए। जैसे ही आपने उसे घर पर लाकर खड़ा करा, क्या उसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितनी शोरूम में थी? नहीं, इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होते हुए चली जाएगी। फिर आता है ऑब्सोलीन्स। जैसा मैंने बताया, टेक्नोलॉजी जो है
वो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, ऑब्सलीट हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो नए इन्वेंशंस हो रहे हैं और डिमांड्स में भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स में क्या देखोगे कि सडन लॉस हो गया वैल्यू में। मान लो कोई फायर लग गई, आग लग गई, आग लग गई, हमारी आधी मशीनरी जल गई या फिर कोई यहाँ पर खराबी आ गई, तो हम क्या देखते हैं कि सडन लॉस हमारी वैल्यू में हो गया। या फिर मार्केट प्राइस जो है वो कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे जब लैपटॉप एकदम नए नए आए थे, चाहे टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी, लेकिन उस टाइम पर लैपटॉप बहुत महंगे होते थे, फोन्स हमारे बहुत महंगे होते थे। फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये चीजें हमारी कॉमन होती गई, मार्केट प्राइस जो है वो गिरता गया, तो यहाँ पर हमारी रीसेल वैल्यू अफेक्ट हो जाती है। अब आती है बात यहाँ पर नीड क्या है डेप्रिसिएशन की। तो सबसे पहले तो हमें करेक्ट प्रॉफिट्स पता होते हैं। हमने क्या देखा, डेप्रिसिएशन क्या है, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेशंस में लगने वाली कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्रू वैल्यू हमारी अर्निंग की कब पता चलेगी, जब हम हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हमें एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी होती है। तो फिक्स्ड एसेट की यहाँ पर जो नेट वैल्यू है वही हम दिखाएंगे, ना कि यहाँ पर एकदम वही प्राइस दिखाएंगे जिस पर हमने खरीदा था, ठीक है। वो हम फर्स्ट ईयर में दिखाते हैं, इनिशियल ईयर में। देन आती है बात यहाँ पर रिप्लेसमेंट की। अब 10 साल आपने एक मशीन यूज की और वो 10 साल की उसकी लाइफ थी, जब वो खराब हो जाएगी तो नई मशीन खरीदनी होगी। अगर डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को नहीं लेकर चलोगे, मान लो वो करोड़ की मशीन थी आपकी, 100 करोड़ 50 करोड़, तो एक साथ कैसे फंड अरेंज करोगे। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको पता है कि भाई हमें कुछ फंड्स को एक्यूमुलेट कर कर चलना है। तो यहाँ पर सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट आता है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, सिंकिंग फंड पढ़ेंगे तब पढ़ाती हूँ ये वाला फंड का क्या होता है, रिप्लेसमेंट फंड का। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो यहाँ पर आपका खुद का जो परचेज प्राइस है और इंस्टॉलेशन कितने में हो रही है। फिर यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू आपकी कितनी है और एस्टिमेटेड लाइफ आपकी कितनी है। अब ये सारे फैक्टर्स ना आप यूज कर रहे हो किसमें, जब आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स यूज कर कर निकालोगे कि आपका जो यहाँ पर एसेट था उसकी वैल्यू कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है, ठीक है। चलो, अब अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। तो डेप्रिसिएशन में अब हम दो तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज कर सकते हैं। क्या, एक तो हम मानकर चलें कि भाई हर साल कुछ हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा और जो कॉस्ट थी हमारी एसेट की, जो वैल्यू थी, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक अलग से प्रोविजन बना लेंगे। प्रोविजन कैसा, कि भाई टोटल डेप्रिसिएशन हमारा इतने अमाउंट का होना है, तो वो प्रोविजन बनाया और डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस दिखा दिया, ठीक है। तो पहली एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री में क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है उसको डेबिट कर दोगे। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, डेप्रिसिएशन आपके लिए एक एक्सपेंस है, राइट। तो डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट कर दिया और क्रेडिट किसे करोगे, किसकी वैल्यू कम हो रही है, आपके एसेट की कॉस्ट कम हो रही है, तो आप यहाँ पर अपने एसेट को क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। हो गया ये दूसरा मेथड, प्रोविजन वाला। अब प्रोविजन मेथड में हम क्या देखेंगे, मान लो मैंने यहाँ पर एक मशीन खरीदी, मशीन पूरी लोहे की थी। अगर यहाँ पर मशीन की यूजफुल लाइफ 10 साल है और मशीन पूरी लोहे की जो है वो 10 लाख रुपए की है, और वो लोहा यहाँ पर अगर सिर्फ लोहा लोहा बेचूं तो वो मेरे लिए 4 लाख रुपए का बैठेगा, तो मैं बोल सकती हूँ कि 6 लाख रुपए जो हैं वो मशीन के कम हो जाएंगे यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ के टाइम पर। तो इतना ही मैं यहाँ पर 6 लाख का अमाउंट क्या करूंगी, एक प्रोविजन बना लूंगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, एक्सपेंस है, और कहां से इस अमाउंट को करेंगे, जो हमारा प्रोविजन हमने अलग से बनाकर रखा था हमारा 6 लाख रुपए का, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। और मेथड 2 में हमने क्या देखा कि एसेट को तो हम हमारी ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाते हैं, लेकिन अलग से एक प्रोविजन बना देते हैं हमारे डेप्रिशिएबल अमाउंट का। अब आ जाओ नेक्स्ट उस पर। तो मेथड्स हमारे क्या क्या यूज होते हैं डेप्रिसिएशन के। सबसे पहले आता है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर रिटन डाउन, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड एक होता है सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड। ये मेथड जो है
ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं जाता है, बट मैं आपको इसे भी पढ़ा दूंगी ताकि कोई न्यूमेरिकल आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। चलो अब आ जाते हैं सबसे पहले हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड पर। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, यहाँ पर एक फिक्स परसेंटेज या फिर एक फिक्स नंबर होता है हमारी ओरिजिनल कॉस्ट पर कि इतना अमाउंट हमारा कम होगा। किस पर होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस पर। कैसे, आगे समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो डेप्रिसिएशन जो है ये हमारा इक्वली चार्ज होता है एवरी ईयर। तो यहाँ पर हम क्या मानकर चलते हैं कि हमारा जो एसेट है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा। इस साल मतलब 10,000 रुपए मैंने अगर माइनस करे तो अगले साल भी 10,000 रुपए ही कम करूंगी। तो इसका क्या मतलब है कि हर साल जो हमारा एसेट है वो सेम परफॉर्मेंस दे रहा है। अब डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालते हो, सबसे पहले तो आपको निकालनी होती है डेप्रिशिएबल वैल्यू। क्या निकालोगे, डेप्रिशिएबल वैल्यू। कैसे निकालोगे, यहाँ पर कॉस्ट क्या है आपके एसेट की, जो आपने जिस प्राइस पर इसे खरीदा था, परचेज प्राइस, माइनस जो स्क्रैप वैल्यू है। अब अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी है तो इसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एनुअल डेप्रिसिएशन अगर हमें निकालना है यहाँ पर किसके थ्रू, हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू, तो कैसे निकालोगे, फिर यहाँ पर आप जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है इसको डिवाइड कर देते हो किससे, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से। एक इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे, तो थोड़ा थोड़ा समझते जाओ इतने। तो यहाँ पर हम एनुअल डेप्रिसिएशन कांस्टेंट लेकर चलते हैं, ठीक है। हर साल जैसे 10,000 कम हो रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला कि एक फिक्स्ड परसेंटेज है ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो अगर यहाँ पर 10% हमारी ओरिजिनल कॉस्ट पर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि हर साल यहाँ पर 1 लाख रुपए आपके कम हो रहे हैं, ठीक है। चलो फिर ये हमारे कौन से एसेट्स के लिए सही है, प्लांट्स के लिए और मशीनरीज के लिए जो स्टेबल आउटपुट हमें देती हैं। अच्छा, ये सबसे इजी मेथड होता है और इस पर से पीएफआरडीए में भी क्वेश्चन आ जाता है, जेआईआईबी में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हर एग्जाम में इसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा, ये हम यहाँ पर चार्ज करते हैं टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है ओवर द ईयर्स। अच्छा, अगर मान लो आपने कोई एसेट खरीदा अक्टूबर में, कब खरीदा आपने, अक्टूबर में एसेट खरीदा, एंड नाउ यू सी कि आपकी जो अकाउंट बुक्स थी, ठीक है, वो कब यहाँ पर क्लोज होती हैं, ये क्लोज होती हैं 31 ऑफ मार्च में। और अकाउंट बुक्स आपकी स्टार्ट कब करते हो आप, 1 अप्रैल से शुरू करते हो। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अक्टूबर से आपके 6 महीने ही लेकर चलोगे, तो डेप्रिसिएशन फिर आप आधे साल का लेते हो। कैसे, अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला न्यूमेरिकल। तो पटेल ट्रांसपोर्ट ने एक ट्रक एक्वायर करा, कब एक्वायर करा, 1 अक्टूबर 2019 में। कितनी कॉस्ट है इसकी, 4 लाख रुपए की कॉस्ट है। फर्म यहाँ पर राइट ऑफ करेगी डेप्रिसिएशन 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, जो ओरिजिनल कॉस्ट है, तो वो हमारा कौन सा हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होगा। बुक्स हमारी क्लोज हो रही है 31 मार्च में, तो अक्टूबर से 31 मार्च तक आपके 6 मंथ्स हुए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन जो है वो दिखाना है 3 साल के लिए और ट्रक का अकाउंट दिखाना है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपने यहाँ पर 4 लाख रुपए का ट्रक खरीदा, ठीक है, 4 लाख रुपए का आपने ट्रक खरीदा, एंड 4 लाख के ट्रक पर आपके पास 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा। तो कितना लगना चाहिए, 4 लाख का 10% कितना होता है, यहाँ पर 40,000 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन। बट आपको कितने साल के लिए कैलकुलेट करना है, आपको करना है ये आधे साल के लिए, मतलब 6 महीने के लिए। देखो यहाँ पर हमें स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। ट्रक हमारा कितने का था, 4 लाख रुपए का था, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 लाख का 10% कितना है, तो 4 लाख का 10% हुआ हमारा 40,000 रुपए, ठीक। अब 40,000 रुपए में हमें क्या करना है आगे, हमें यहाँ पर हमारी यूजफुल लाइफ से इसे डिवाइड करना है। तो हम पहले साल के लिए लेकर चल रहे हैं, है ना। तो जब हम पहले साल के लिए लेकर चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में कितना था, यहाँ पर हमारे पास 6 महीने के लिए हम इसे लेकर जा रहे हैं, तो 1/2 कर देंगे एंड ये हमारे पास 20,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। हाफ ईयरली के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा। 20,000 रुपए हमने माइनस कर दिए और हम कौन से साल में आ गए, 2019 से 2020 में आ गए।
यहाँ पर वैल्यू कितनी रहेगी अब आपकी 3,80,000। अगेन ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन आपका लगेगा और इस साल में टोटल एक साल का लेकर चलेंगे तो 4 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, तो 4 लाख रुपए में हमारा, सॉरी 40,000 का, तो 40,000 रुपए हमने माइनस करे और यहाँ पर वैल्यू कितनी रह गई हमारे ट्रक की, 3,40,000। ठीक है, तो यहाँ पर 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट ईयर में, फिर 3,40,000 पर अगर हमारा दोबारा से डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 40,000 रुपए। फिर हमने यहाँ पर 40,000 रुपए लिख दिए। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा, 3 लाख रुपए हमारे पास बचेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर इसको शो कर देते हैं। तो कैसे शो कर रहे हैं, पहले साल में 20,000, दूसरे में 40 और तीसरे में 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा। नेक्स्ट आ जाओ, डिमिनिशिंग बैलेंस यहाँ पर या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दोनों मेथड्स में से बेसिकली नाम इनका सेम ही है। अब आप देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी परसेंटेज है वो रिड्यूसिंग वैल्यू पर जाती है। किस पर जाती है आपकी, रिड्यूसिंग वैल्यू के ऊपर। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल बुक में से ही ले लेते हैं कि फिक्स परसेंटेज रेट ऑन रिड्यूसिंग वैल्यू या फिर बुक वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट आपकी हर साल जो है वो कम होती चली जाएगी। देखो यहाँ पर समझाती हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी थी, 20,000 कम हो गई, 3,80,000 रुपए का बचा आपका ट्रक। अब 3,80,000 रुपए के ऊपर हम 10% लगाएंगे अगर हम यहाँ पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले साल में ऑफ कोर्स यहाँ पर डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा। एक बार दिखाती हूँ, इस वाले एग्जाम्पल में देखो, तो पहले साल में आपके पास में अगर यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 20,000 है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 20% है। ठीक है, 20% हम 1/5 लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना आया, 4,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा पहले साल। पहले साल में 4,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो 4,000 रुपए हमने 20,000 में से माइनस करे, तो हमारा एसेट कितने का बचा, केवल 16,000 रुपए का बचा। अब 16,000 में अगेन हमारा यहाँ पर 20% का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 1/5 वैल्यू हमारी फिर से कम हो गई। तो 1/5 वैल्यू अगर हमारी कम हो जाती है तो कितना अमाउंट बचा आपका, 3,200 रुपीज बचा। तो हम क्या करेंगे, 16,000 रुपए में से 3,200 रुपीज को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारी क्या बचेगी, यहाँ पर जो आंसर आएगा ये हमारे पास आएगा 12,800 रुपए। अब बुक वैल्यू हमारे एसेट की कितनी हो गई, 12,800 रुपए हो गई। फिर क्या करोगे, फिर 12,800 के ऊपर आप 1/5 यहाँ पर प्राइस निकालोगे, डेप्रिसिएशन निकालोगे, तो ये आपके पास आ गया 2,560 रुपीज। फिर इसको माइनस कर दोगे, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास बुक वैल्यू बचती है अपनी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन देखो, अब यहाँ पर 4,000 था, फिर 3,200, फिर 2,560, फिर 2,048 एंड देन 1,638 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन रहा। तो धीरे धीरे हर साल कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज हम रिड्यूस्ड वैल्यू पर लगा रहे हैं, है ना, रिड्यूस्ड वैल्यू, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर। तो देखो यहाँ पर मेथड में क्या होगा, हायर डेप्रिसिएशन यहाँ पर इनिशियल ईयर्स में लगेगा, जैसे 4,000 लगा, फिर आपका 3,200 हो गया, फिर इसके बाद में आपका 2,560 हो गया था। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन आपका इनिशियल ईयर्स में ज्यादा होता है, फिर कम होता चला जाता है। तो फॉर्मूला क्या बना, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू एट बिगनिंग ऑफ ईयर इनटू डेप्रिसिएशन रेट इन परसेंटेज। ठीक है, जो भी हमारा परसेंटेज में रेट आ रहा था। तो किन एसेट्स के लिए ये अच्छा होता है, जिनकी वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी कम हो रही होती है, या फिर जो यूजफुल ज्यादा होते हैं इनिशियल ईयर में और धीरे धीरे यहाँ पर उनकी यूज जो है यूटिलिटी कम होती चली जाती है, जैसे व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स। आगे वाला एग्जांपल समझ। अब ये ट्रक अकाउंट वाला देख सकते हो आप यहाँ पर। तो ट्रक अकाउंट वाले में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो बुक वैल्यू है वो भी हम धीरे धीरे यहाँ पर कम करते हुए जा रहे हैं, है ना। चलो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं अब। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का एडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो एकदम सिंपल है और इजी है कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा, हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन आपका कम हो रहा था, जैसे कि पहले साल में आपका 40,000 या 4,000 था, फिर यहाँ पर अगले साल में फिर से 40,000 था। ठीक है, उससे पहले 6 महीने के लिए था तो 20,000 था, अदरवाइज पूरे साल का लेते तो 40,000 होता। डिसएडवांटेज, रिपेयर कॉस्ट को यहाँ पर जो आपकी बढ़ती चली जाएंगी, जैसे एसेट पुराना होता है, मशीन पुरानी होती है, रिपेयर कॉस्ट बढ़ती जाती है, वो ये उसको मैच नहीं करता। ठीक है,
और जो टोटल एक्सपेंसेस हमारे लगते हैं डेप्रिसिएशन प्लस यहाँ पर रिपेयर्स। एक्चुअल यूजेस पैटर्न हमें नहीं पता चल पाता कुछ एसेट्स का। रिटन डाउन वैल्यू मेथड या फिर डिमिनिशिंग मेथड में क्या दिक्कत है, यहाँ पर पहले एडवांटेजेस हैं कि ये हमारा रिकॉग्नाइज्ड है अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट। बैलेंसेस यहाँ पर हायर डेप्रिसिएशन हमें शुरू के ईयर्स में दिखता है और फिर हायर रिपेयर कॉस्ट हमें लेटर ईयर्स में। इसके अलावा ये ज्यादा रियलिस्टिक होता है उन एसेट्स के लिए जो अपनी वैल्यू जल्दी जल्दी लूज करते चले जाते हैं। अब आती है बात यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज में क्या होगा कि एसेट जो है वो कभी भी पूरा डेप्रिशिएट नहीं होता। क्यों? देखो यहाँ पर हम परसेंटेज के हिसाब से जा रहे हैं। अगर हम किसी चीज को 0.0001 से भी मल्टीप्लाई करेंगे या फिर यहाँ पर 99.99 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो होगी? नहीं होगी। कब होती है? जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम तो हमेशा यहाँ पर 10%, 20% किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए कभी भी बुक वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो नेवर फुल्ली डेप्रिसिएटेड। डेप्रिसिएशन वेरी करता रहता है तो प्लानिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर कैलकुलेट करने में और अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या होता है? अच्छा, इसको मैं कैसे समझाती हूँ कि मान लो आपके पास में एक ऐसी कंपनी है जो कि यहाँ पर कुछ मशीनरीज बनाती है, फाइन। अब वो जो मशीन आपके लिए बनाती है, या मशीन छोड़ दो, वो यहाँ पर मान लो आपके लिए पेन्स बनाती है। अब इन्होंने एक मशीन ऐसी खरीदी जो कि टोटल 50,000 पेन बनाएगी। कितने पेन्स बनाएगी? टोटल 50,000 पेन। अब वो आप 1 साल में बनवाओ या 5 साल में बनवाओ, बनाएगी 50,000 ही, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ईयर्स नहीं है तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज नहीं कर सकते, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज करेंगे? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल यूसेज आपका कितना है या फिर प्रोडक्शन जो है एसेट का, ना कि इसका टाइम, कि आपने कितना यहाँ पर अपना प्रोडक्शन कर लिया है या कितना इसको यूज कर लिया है। तो मशीन्स, व्हीकल्स और टूल्स जहां पर वेयर और टियर यहाँ पर यूसेज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो मेथड क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला रहेगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन आपने कितना किया अपॉन टोटल प्रोडक्शन आप कितना कर सकते हो। तो टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन और यूसेज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट इनटू टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट, कि भाई टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारे एसेट की कितनी रहेगी, ठीक है, कितना अमाउंट यहाँ पर इसका रहता है। आगे समझ में डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। नेक्स्ट आ जाओ। अब एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसने एक पेन प्रोडक्शन मशीन ली है। दिस मशीन कैन मैन्युफैक्चर 10 लाख पेन्स आफ्टर विच इट विल हैव टू बी स्क्रैप्ड। परचेज प्राइस यहाँ पर इसका कितना है? 1 लाख रुपए है और स्क्रैप वैल्यू है 10,000 की। तो सबसे पहले तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी होगी? 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए माइनस करोगे तो 90,000 हो गई। फिर यहाँ पर फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन आपको दे रखा है 2 लाख पेन। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालनी है पहले साल के लिए। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? 90,000 रुपए है, ठीक है। टोटल यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस कर सकता है? 10 लाख। कितनी प्रोड्यूस कर ली है? 2 लाख। तो यहाँ पर आपके लिए आंसर कितना आ जाएगा? 18,000, ठीक है, निकाल लोगे। चलो अब एक और एग्जाम्पल है कि मशीन, अच्छा ये सेम ही एग्जाम्पल है आपका, चलो ये वाला सेम ही था, एडवांटेज देख लेते हैं। तो वेरी एक्यूरेट है ये, यहाँ पर एसेट यूसेज को आपका रिफ्लेक्ट करता है, मैच करता है एक्सपेंस हमारी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी से कि भाई कितना यहाँ पर हमने प्रोडक्शन कर लिया है। डिसएडवांटेज क्या है? हम डिटेल्ड ट्रैकिंग इसकी नहीं कर पाते हैं यूसेज की। भाई अब आपने यहाँ पर 50 लाख यूनिट्स बना ली, नहीं बनाई है, कितनी बना ली, अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो एक एक मशीन के लिए ये चीज देखना थोड़ा मुश्किल होगा और ये सूटेबल नहीं है अगर यहाँ पर यूसेज जो है वो कंसिस्टेंट या ट्रैकेबल नहीं है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पर, दैट इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 10 साल का आपका यूजफुल लाइफ है
तो हम इसे रिवर्स में लेकर चलेंगे कि 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हुआ सम हमारा, किसका हुआ, ईयर डिजिट मेथड का। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है, पहले इनिशियल ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होता है और धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाता है। तो हम इसे कब यूज करते हैं, जब एसेट ज्यादा प्रोवाइड करेगा बेनिफिट अर्ली इन इट्स लाइफ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूजफुल ईयर लाइफ जो है, ठीक है, उसके ईयर्स को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी 10 साल वाला आपको एग्जांपल दिया था, अब ईयर 1 डेप्रिसिएशन में आप क्या देखोगे, ईयर 1 डेप्रिसिएशन में आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई मशीन है जिसकी यूजफुल लाइफ 3 साल है, तो ईयर 1 में 3 लेकर चलोगे, ईयर 2 में 2 लेकर चलोगे और ईयर 3 में 1 लेकर चलोगे, उल्टा जाते हैं इसमें। एक एग्जाम्पल है, कॉस्ट आपकी 5,000 है, सैलवेज वैल्यू आपकी 200 रुपए है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी हो गई, डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गई आपकी 4,800 रुपीज। आगे यूजफुल लाइफ है 3 साल, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। डेप्रिशिएबल अमाउंट हमने निकाल ली, अब हमें 3 साल के लिए डेप्रिशिएशन निकालना है, तो ईयर 1 के लिए कैसे निकालोगे, 3/6 इंटू वॉट, 4,800। ठीक है, ईयर 2 के लिए कैसे निकालोगे, 2/6 इंटू 4,800। ईयर 3 के लिए कैसे निकालोगे, 3/6 इंटू 4,800। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास में आ जाती है वैल्यूज। ठीक है, डेप्रिसिएशन, अब हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन क्या करती, 1,600 रुपए हर साल यहाँ पर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देती, लेकिन हमारे ईयर ऑफ डिजिट मेथड में ऐसा नहीं होता। अब आ जाओ सिंकिंग फंड के कॉन्सेप्ट पर या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैंने एक कार खरीदी और अभी गवर्नमेंट ने फिर से अनाउंसमेंट कर दी है कि 10 साल के बाद में आपकी कार खराब हो जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी। दो रिवर्स ले लिया है बट एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 10 साल के बाद मुझे नई कार फिर से खरीदनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक ऐसा फंड बनाऊंगी जिसमें हर साल कुछ पैसे डिपॉजिट करती रहूंगी, और क्योंकि इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना इस फंड पर, मैंने इसे मान लो बैंक में बना दिया जाकर, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा इस पर। तो ये फंड इस हिसाब से होगा कि इंटरेस्ट और जो पैसा मैंने डाला है दोनों मिलाकर 10 साल के बाद में मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी जितने की मेरी मशीन या फिर एसेट है। समझ में आ गया। चलो, डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, हम किसी को कैश तो पे कर नहीं रहे, लेकिन एसेट्स हमें फिर भी रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो हम ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, एक सिंकिंग फंड बना लेते हैं और डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है ईयरली अलग से रखते जाते हैं, फिर इसको सेफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, और एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो है वो हमारी एसेट को एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ हेल्प करती है रिप्लेस करने में। ओके, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होती है, मान लो 50 करोड़ की मशीनरी है, तो एक साथ 50 करोड़ रुपए अरेंज करना और धीरे धीरे अरेंज करना दोनों में डिफरेंस है, तो वो हमारे पास हो जाता है, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे समझ डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पूरा। अब डेप्रिसिएशन अगर समझ में आ गया तो ये भी देखा होगा कि वो टेंजिबल एसेट्स पर लग रहा था, अगर डेप्रिसिएशन लगाना है इनटेंजिबल एसेट्स पर, इनटेंजिबल जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, तो कैसे लगेगा, फिर हम यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। टर्म क्या होती है यहाँ पर, व्हाट इज डेप्रिसिएशन टू टेंजिबल एसेट्स, अमोर्टाइजेशन इज टू इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो जैसे फिजिकल एसेट्स आपके डेप्रिशिएट करेंगे, वैसे ही इंटेंजिबल एसेट्स भी आपके डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं, अमोर्टाइज कर रहे होते हैं। तो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजी राइट्स, तो इन सब पर क्या लगता है आपका, इन सब के ऊपर लगता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, चलो अब गवर्निंग स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारे लिए कौन सा लगता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 दैट टॉक्स अबाउट पीपीई, राइट। क्या होता है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो अमोर्टाइजेशन जो है वो यहाँ पर सिस्टमैटिक एलोकेशन करता है, किसकी, सॉरी आपका पीपीई नहीं आएगा, ये इंटेंजिबल एसेट्स का आएगा। इंड एस आपका 16 वाला जो होता है वो पीपीई के लिए रहता है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया था। तो अमोर्टाइजेशन क्या है, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट
of an intangible asset over its useful life. अब अमोर्टाइजेशन क्या है, सिमिलर है टू डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर हम केवल इसको इंटेंजिबल एसेट्स पर ही लगाते हैं और यूजफुल लाइफ जो है वो फाइनाइट या इंडेफिनिट हो सकती है। अब इंड AS 16 की बात करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पर्पस क्या है इसका कि प्रिस्क्राइब करेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा करेंगे हम टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए, जैसे कि इनकी वैल्यू रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डेप्रिसिएशन और डिस्क्लोजर्स इफ रिक्वायर्ड। तो की पॉइंट्स क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू। फिर डेप्रिसिएशन क्या था, सिस्टमैटिक एलोकेशन है डेप्रिशिएबल अमाउंट का ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब यूजफुल लाइफ जो है वो या तो टाइम बेस्ड हो सकती है या फिर यूसेज बेस्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पेन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 10 लाख पेन हमारे प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। टाइम बेस्ड की भाई 10 साल में ये मशीन पूरी खराब हो जाएगी, स्क्रैप में आ जाएगी। तो ये हमारा टेंजिबल आइटम्स पर लगता है जिनको हम प्रोडक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर रेंटल में यूज करते हैं और ये हमारे पास एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा चलेगा। कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो अगर एक एसेट के पास में पार्ट्स हैं विद सिग्निफिकेंट कॉस्ट तो हर एक पार्ट जो है वो डेप्रिशिएट होता है सेपरेटली, ठीक है। एक ऐसी मशीन है जैसे मान लो आपने कभी जनरेटर्स वगैरह के बारे में पढ़ा है, तो स्टेटर्स होते हैं, रोटर्स होता है, अब ये खुद ही इतने बड़े बड़े पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यू अलग से लेंगे, पूरा का पूरा एक साथ नहीं लेते। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी चार्ज होती है टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अनलेस कि यहाँ पर कॉस्ट हमने किसी और एसेट में लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस होता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस का मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि अगर 100 यूनिट्स बनानी है, ठीक है, अब काम हमारा चल रहा है 100 की 100 यूनिट्स बनी नहीं है, यहाँ पर 50% काम हो चुका है, तो 100 यूनिट्स 50% बन चुकी हैं, तो हम मानकर चल जाते हैं कि भाई 50 यूनिट्स बन गई अपनी अकाउंटिंग बुक में शो करने के लिए, तो ये होता है वर्क इन प्रोग्रेस। अब आती है बात मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की, तो इकोनॉमिक बेनिफिट कंजम्पशन हमारा रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हमने इसे कितना यूज कर लिया है हमारे ऑपरेशंस में। एग्जाम्पल कौन से यूज होते हैं, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग मेथड सेम था, एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो जो भी मेथड हम एक देखो, अगर मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करा है तो अगले साल भी मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करना चाहिए। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि कौन से मेथड्स हमने यूज किए हैं और क्या डेप्रिसिएशन रेट और यूजफुल लाइफ हम लेकर चल रहे हैं। आती है बात अब इंटेंजिबल एसेट्स की, इंड AS 38 इसे कवर करता है। तो पर्पस क्या है कि रिकॉग्नाइज, मेजर और अमोर्टाइजेशन कैसे करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स का। तो रिकॉग्नाइज करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स को ओनली इफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे प्रोबेबल हैं कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलने वाला है। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, यहाँ पर जो कॉस्ट है वो आप अच्छे से मेजर कर सकते हैं। सिस्टमैटिक अलोकेशन कैसे करेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट का, यहाँ पर इसकी यूजफुल लाइफ के थ्रू, तो इसे हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। एग्जाम्पल आपको पता ही है यहाँ पर क्या क्या होते हैं। डिस्क्लोजर और अमोर्टाइजेशन मेथड जो हैं वो हमारे इंड AS 16 प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे। अब आती है बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बारे में, तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ओल्ड गाप नाउ ये अलाइंड है आपका यहाँ पर इंड AS 16 के साथ में। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम यहाँ पर टेंजिबल फिक्स एसेट्स का करते हैं अदर अंडर इंडियन गाप। रिकॉग्नाइजेशन हम कैसे करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एन एसेट लेकर चलेंगे अगर फ्यूचर बेनिफिट्स जो हैं वो एंटरप्राइज को मिलने वाले हैं, और कॉस्ट को हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं रिलायबली, ठीक है, रिलायबली। तो इनिशियल मेजरमेंट आपकी कैसे होगी, परचेस कॉस्ट के ऊपर, इंपोर्ट ड्यूटीज क्या लगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या लगी, इंस्टॉलेशन में आपकी क्या क्या चीजें लगी, साइट प्रिपरेशन, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, ठीक है। डे टू डे सर्विंग कॉस्ट हम लेकर नहीं चलते। तो डेप्रिसिएशन में हम कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन मैंडेटरी रहता है सिग्निफिकेंट पार्ट्स के लिए, जो ज्यादा अमाउंट वाले बड़े पार्ट्स हमारे होते हैं। इसके बाद में डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है
वो सिस्टमेटिकली हम इसकी यूजफुल लाइफ पर एलोकेट करते हैं। रिव्यू की अगर हम बात करें तो रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड हमारे रिव्यू किए जाते हैं एटलीस्ट ईयर एंड में। अगर बात करें चेंज इन एस्टिमेट की, तो कोई भी चेंज आपके मेथड में या लाइफ में या वैल्यू में जो आ रहा है वो हमारे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में दिखाना होता है। कौन से कॉमन मेथड्स यूज कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन, रिटन डाउन और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर क्या डिफरेंस रहता है। फोकस हमारा इंडिया 16 में टेंजिबल है, 38 में इंटेंजिबल और 10 में पीपीई रहता है। डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, यहाँ पर डेप्रिसिएशन है, यहाँ भी डेप्रिसिएशन है, यहाँ आपका अमोर्टाइजेशन लगेगा। ठीक है, बाकी चीजें आपको पता ही हैं, बस याद रखना इनिशियल वैल्यू हमारी कॉस्ट लेकर चलते हैं जितने पर हमने इसको परचेज करा और इंस्टॉलेशन कराई है। अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, तो आपने कितना प्रोडक्शन करा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो कौन सा हुआ? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज किया है एज डेप्रिसिएशन ऑन द डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, वैल्यू जो रिड्यूस होती जा रही है, तो डिमिनिशिंग मेथड हो गया या रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ऑफ कोर्स, और कैश एक्सपेंस होता तो गलत हो जाता है ये स्टेटमेंट, नॉन कैश एक्सपेंस होता तो करेक्ट रहता। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, इट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑल एसेट्स आर नॉट डेप्रिशिएटेड नेसेसरली एट द सेम रेट, सेम रेट पर सारे एसेट्स डेप्रिशिएट नहीं होते हैं, ये बात सच है। डेप्रिसिएशन एक इंश्योरेंस एक्सपेंस की तरह यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स एक इंश्योरेंस की तरह होती है ताकि हमारी वैल्यू यहाँ पर एक साथ कम हो और फिर हमें आइटम रिप्लेस करना है तो खराब ना लगे हमारी बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन श्रिंक्स द, क्या श्रिंक हो जाती है डेप्रिसिएशन से? जो बुक वैल्यू है हमारे एसेट की, स्क्रैप वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, स्क्रैप वैल्यू का तो मतलब वही है। मार्केट वैल्यू यहाँ पर आपकी कम होती जाती है लेकिन उसका डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू अगेन आपकी स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू सेम होते हैं, तो बुक वैल्यू यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया 10 और इंडिया 16 रिकॉग्नाइज करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सा नहीं करते? सम ऑफ डिजिट ईयर्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पर से हमारा क्या कवर हो चुका है पार्ट, पूरा का पूरा यहाँ पर गाइज। लेकिन आप लोगों का ना अभी यहाँ पर कुछ पार्ट बचा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, वो पूरा कवर नहीं हुआ है पीपीई का। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर डेप्रिसिएशन मेथड्स अच्छे से कवर हो गए हैं, अमोर्टाइजेशन कवर हो गया है, तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसके लिए मैं एक और लेक्चर लेकर आऊंगी, तो वो आपको लेक्चर कल मिल जाएगा। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया है, तो लाइक करना भूलना मत, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।